नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान एक प्रपोज प्लान लेके आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल इंटरम स्टेटस दिया जाए एक प्रोविंस का। और इस हवाले से चंद दिन पहले पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे, आर्मी चीफ भी थे, उनकी तमाम ही सियासी जमातों के लीडरान से, जिसमें हुकूमत के मिनिस्टर्स भी थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और अपोजिशन की तमाम ही जमातों के, PMLN के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, इवन अवामी मुस्लिम लीग जो है जिसके शेख रशीद, तमाम लीडरान, जो भी तबका फ़िक्र है पाकिस्तानी सियासत का, पॉलिटिकल फील्ड का, वो लीडरान जो है उस मीटिंग में शामिल थे, जहां इस चीज़ को रखा गया टेबल के ऊपर कि हम ये सोचते हैं कि गिवन द सर्कमस्टांसेस गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल इंटरम प्रोविंस का स्टेटस देना चाहिए। अब इशू यहाँ पर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ के लोगों में इसकी डिमांड तो हमेशा से रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का स्टेटस मिलना चाहिए, बिकॉज वो समझते हैं कि उनके बहुत से हकूक़ जो हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे वो बहुत से हकूक़ से महरूम हैं, और वफाक में जो फ़ैसले होते हैं उन फैसलों में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी किस्म की फीलिंग्स आज़ाद कश्मीर में भी पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले जिन भी हुकूमतों ने जब भी इस चीज़ पे प्रोग्रेस करने की कोशिश की, और 70 की दिहाई से इस पे बात हो रही है, अब तकरीबन 50 बरस हो चुके हैं, तब उसकी रेजिस्टेंस हुई है बहुत से तबका फ़िक्र की तरफ से, ख़ास करके आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, कश्मीरी लीडरशिप की तरफ से, कभी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कभी खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और हमेशा ये चीज़ जो है वो रुक गई है, क्योंकि इसमें ये आर्गूमेंट ये है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो दर हकीकत आप मसला कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, जिसमें हिंदुस्तान ने बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के उस पर बतदरीज तब्दीलियाँ की, ख़ास करके अब हमने देखा कि 8 अगस्त 2019 को जिस किस्म की तब्दीलियाँ की गई, तो पाकिस्तान ने इस किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो नहीं की हैं। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली करता है तो पाकिस्तान फिर एक तरह से हिंदुस्तान के स्ट्रेटिजिक प्लान के अंदर खेलता है, यानी हिंदुस्तान की हिकमत अमली का शिकार हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड इस पर है क्या, बिकॉज ये सूरत हाल ख़ासी पेचीदा है। इस पर बात करने के लिए और इस मसले को समझने के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए भी, ख़ुद भी समझने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, 2 दफ़ा सरदार साहब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। सरदार साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज़ ऐवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। और नाज़रीन, मुझे इस प्रोग्राम में वाया टेलीफोन लाइन इस वक्त गिलगित से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब याकूब खान बंगिश साहब, डॉक्टर याकूब खान बंगिश, जो हिस्टोरियन हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट किया, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ख़ास करके पाकिस्तान की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उस पर उनकी रिसर्च है, डॉक्टोरल थीसिस है। उसी हवाले से उनकी किताब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है। इस इशू में उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट है, यही वजह है कि वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं स्टूडियो से अगर इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँ, सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपसे बेहतर इस इशू से कोई वाकिफ़ नहीं हो सकता। यू हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ट्वाइस। आप साहिबजादे हैं सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के, जिन्हें मुजाहिद अव्वल का की नाम से याद किया जाता है कश्मीर की तारीख़ में, और आपकी पार्टी का और आपका इस पूरे इशू के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये जो चीज़ हम करने चले हैं, आपको क्या समझ आई है कि जो प्रपोज प्लान है सूबा डिक्लेयर करने का, ये क्यों हम कर रहे हैं और इसमें रिस्क क्या है? पुजारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2 बातें मैं बाकी गुफ्तगू से पहले कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 से लेके इस वक्त तक, और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनने से कई दिन पहले 19 जुलाई 1947 से लेके अपने आप को पाकिस्तान के साथ वापस तक किए हुए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, कश्मीर को, तहरीक आज़ादी को और मसला कश्मीर को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखती है। एक तबका है जो पाकिस्तान को कश्मीर के नुक्ता नज़र से देखता है। हमें मुजाहिद अव्वल ने दर्स दिया है कि हम हर चीज़ को पाकिस्तान के मफादात के नुक्ता नज़र से देखें। ठीक हो गया। 2 बात। तीसरा ये है कि कश्मीरियों की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान के लिए हैं। लीबियन नहीं बता सकते कि क्यों कुर्बान हो रहे हैं, इराकी नहीं बता सकते क्यों कुर्बान हो रहे हैं, सीरियन नहीं बता सकते क्यों मारे जा रहे हैं, लेकिन हम बता सकते हैं, फ़लस्तीनी बता सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है। एक तो ये बात बिल्कुल इस। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी है कि गिलगित बल्तिस्तान जो बहुत नज़रअंदाज इलाका था, बहुत कीमती इलाका है, उस पर तवज्जो देना शुरू कर दी गई है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। ठीक, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक फरमाया कि 70s में ये ताशकंद से लेके शिमला तक, 70 से लेके अब तक हर हुकूमत ने किसी न किसी तरह
गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस में तब्दीली की बात की है। वजह क्या है इसकी? उसकी वजह हमारी इलाकाई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, आलमी दबाव भी हो सकता है, मसला कश्मीर पर मुश्किल भी हो सकती है। मसलन हमने शिमला माहिदा किया तो हमने एक बैनुल-अक़वामी केस को दो तरफ़ा ताल्लुकात का मसला बना दिया। समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल का मजबूर थे, परेशान थे, कमज़ोर थे, और उस वक्त हमने शिमला माहिदा किया। ये बायलैटरल इशू है ही नहीं, ये बैनुल-अक़वामी माहिदा है, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामले में एक तो ये है कि मेरे पास कोई शायद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी इस पर बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए था। ठीक, मैं स्टूडेंट लीडरशिप के ज़माने से लेके जनरल ज़ियाउल हक़ साहब से लेके वज़ीर आज़म होते हुए, उसके बाद पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ 6-6, 8-8 घंटे नशिस्तों में बैठा हूँ अपनी लीडरशिप के साथ, खुद इंडिपेंडेंटली, कि जब मैंने देखा है कि कश्मीर पर बात होती थी तो मुझे। अब आप समझते हैं कि उस किस्म का कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होता? नहीं, मैं कम अज़ कम मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिरे से। फॉरेन ऑफिस पर मीटिंग्स करता था, बात करते थे। देखिए, कश्मीरी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गिलगित के लोग, बल्तिस्तान के लोग सबसे पहले इसके स्टेक होल्डर्स हैं। APAC इसमें स्टेक होल्डर है, और इसमें फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के मफादात हैं, ये सारी बात है। पाकिस्तान इस मुकदमे का फरीक है और हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर फरीक बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हो रहा है, इसमें कोई मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, जायज़ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को के साथ मुशावरत होनी चाहिए थी, एतमाद में लेना चाहिए था। डॉक्टर याकूब खान बंगिश हमारे साथ हैं और इस वक्त गिलगित में हैं। और डॉक्टर याकूब खान बंगिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका मैंने रीसेंट आर्टिकल पढ़ा जी, आपकी तमाम रिसर्च जो है वो पाकिस्तान की प्रिंसली स्टेट्स के हवाले से है, और आपका रीसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा है अगस्त में ग्लोबल विलेज स्पेस में, और जिसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा, जिसमें आपने ये क्लेम किया, ये आर्ग्यू किया हिस्टोरिकल एविडेंसेस से कि लार्जर गिलगिस्तान का जो वजारत है, ये जो पूरी एजेंसी है, वो कभी भी महाराजा जम्मू और कश्मीर का बाकायदा हिस्सा नहीं था, और अंग्रेज़ अब यहाँ से विड्रॉ कर रहे थे तो आखिरी सालों में गालिबन उन्होंने महाराजा को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इसका होल्ड दिया था। ये जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये इस वक्त इसकी मौजूदा तौर पर क्या अहमियत है? जी डॉक्टर पीरज़ादा, थैंक यू वेरी मच। और मैं आई एम रियली हैप्पी कि मैं आपके प्रोग्राम में इस वक्त बात कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी कम आए तो वो मेरे ख्याल में गिलगित के अंदर जो इंटरनेट का बहरान है उसकी वजह से शायद आगे पीछे हो। मगर जो आपने बात की वो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है हमें समझना, बिकॉज ये जो मसला है जम्मू और कश्मीर का, या जो अर्स्टवाइल गिलगित एजेंसी की थी, ये एक तारीखी मसला है। तो इसको तारीखी पस मंज़र में अंडरस्टैंड करना बहुत हमारे लिए लाजिम है। और चूंकि ये बहुत लोगों ने मुझे पिछले कुछ दिनों में कहा कि नहीं जी देखें, इसके ऊपर हमारा जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो मसला है UN के सामने उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा मसला जम्मू और कश्मीर रियासत का है, जो यूनाइटेड नेशंस में है, तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन भी जिक्र करती हैं जम्मू और कश्मीर रियासत की। तो जो एरियाज जम्मू और कश्मीर की रियासत में नहीं है और कभी भी नहीं थे, तो उनकी तो हमें बात ही नहीं इसमें करनी चाहिए। अब मैं जरा आऊँ गिलगित एजेंसी की तरफ। तो ये जो गिलगित एजेंसी थी ना, सबसे बड़ा जो अलमिया मेरे ख्याल में हुआ है गिलगित के लोगों के साथ और हमारे साथ भी, कि हमने कंफ्यूज कर दिया है अंग्रेजी का लफ्ज गिलगित एजेंसी और उर्दू का लफ्ज गिलगित वजारत। गिलगित वजारत जो अब गिलगित डिस्ट्रिक्ट है, जिसको पहले गिलगित सब डिवीजन कहते थे, वो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा थी। और 1870 में जो महाराजा रणबीर सिंह थे, उन्होंने गिलगित शहर पे कब्जा किया था। मगर इसके साथ साथ जो बाकी जो एरियाज थे जो अब हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, जिस तरह चिलास, कोगजर, इस्कोमन, पुनियाल वगैरह सारी जगह, ये ट्राइबल एरियाज थे। और ये बड़े क्लियर थे कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं ये गिलगित वजारत का हिस्सा नहीं है। शेख रशीद अहमद रेलवेज मिनिस्टर भी हैं, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी हैं, और वो इस मीटिंग में जहां पर आर्मी ने और इंटेलिजेंस ने ब्रीफ किया है तमाम पाकिस्तान के तबका फ़िक्र और सियासतदानों को, वहां पर शेख साहब मौजूद थे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप कश्मीरी ओरिजिन के हैं, हमेशा कश्मीर कॉज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो आपके बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। तो ज़ाहिर है कि आपका सिर्फ आप इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान के एक सियासी जमात के अहम लीडर हैं, ये पाकिस्तान के रेलवेज मिनिस्टर हैं, आपका अपना तारीखी पस मंज़र और बैकग्राउंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग हुई है, जिसमें जो बात हुई है, उसका बेसिक खलासा है क्या? बेसिकली हम क्यों करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा देना चाह रहे हैं, वजह क्या है? जो आर्मी चीफ ने और तमाम लोगों ने इत्तफाक किया, कोई एक वोट भी इसके खिलाफ नहीं थी कि वो लोग अपनी शिनाख्त चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका पता लगे कि वो कहाँ खड़े हैं, और ये इलेक्शन उसी वक्त सही तौर पर वकूफ पजीर हो सकता है, बजाय इसके कि कोई शख्स, एक पार्टी इसका फैसला ले या फायदा उठाए। इसको इलेक्शन से पहले ही तय किया जाए।
लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये स्टैंड लिया कि वो इलेक्शन के बाद इसका फैसला करेंगे। लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि इसको प्रोविजनली प्रोविंस बनाया जाएगा, 5वां सूबा। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने इस पर इख्तलाफ किया हो। सो ऐसे आलम में जो बेसिकली ये मीटिंग तो गिलगित बल्तिस्तान की थी, लेकिन बातों से बातें चलती गई और हर सिलसिले में और हर बात से बात निकलती गई और बातें आगे बढ़ती गई। शेख साहब, मेरे साथ सरदार अतीक साहब, आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर, मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब तक इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन ना हो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ और गिलगित बल्तिस्तान पे, इस पे सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों को एकतरफा तौर पर आपस में बैठ के फैसला नहीं करना चाहिए। वहाँ क्या कोई रिप्रेजेंटेशन थी गिलगित बल्तिस्तान की भी? वहाँ कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और सारी मीटिंग में कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उनका ये कहना था कि कश्मीर को अलहदा रहने दें और गिलगित बल्तिस्तान पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कोई बात नहीं की। आपका इस पे क्या व्यू है शेख साहब? आप तो खुद कश्मीरी हैं, आपका इस पे क्या व्यू है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदुस्तान तो तब्दीलियां कर देखिए, हिंदुस्तान तो हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की आजकल वो कोरोना में मुब्तला है। 1 लाख बंदे उसके रोज केस आ रहे हैं, कमो बेश 92,000 95,000 1200-1300 लोग मर रहे हैं। ये वो हैं जो कि शहरों में मर रहे हैं, देहातों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और वो अभी एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया पाकिस्तान में फसाद कराने के लिए बाराकऊ के इलाका से। वो हमारी एजेंसीज ने उठाया है उनको, और वो पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं चाहता कि इसकी इकॉनमी इस्टेब्लिश हो, यहाँ अमन हो, सुकून हो, यहाँ बेहतरी और बरतरी हो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसके हालात और मामलात 28-30% जो है उसकी इकॉनमी नीचे गई है। और वो दुनिया में इस वक्त लद्दाख के महाज पर जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ वो सोचे बैठे था वो उसकी नफी हुई है वहां पे। तो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के बारे में तो कोई इतनी मुस्बत सोच नहीं रखता। और जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने उछाला है और अहमियत दी है इसलिए कि वो फौज के खिलाफ बयानिया था, वो इस बात की गमाजी करता है कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त, तल्ख और तुर्श सोच रखते हैं, तो जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ठीक। लेकिन शेख साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम इनको सूबों में कन्वर्ट कर देंगे तो दर हकीकत बैन-अल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में? ये बैन-अल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर। देखें, सी पैक का महवर गिलगित बल्तिस्तान है। दुनिया ने जिस तरह खासतौर अमेरिका समेत इस वक्त सी पैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है, और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा, सी पैक के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे आलम में जिस वक्त सी पैक के खिलाफ सारी दुनिया एक माहौल बनाने के मूड में है, ऐसे आलम में गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक का महवर है, मरकज शकल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस मसले में अब देखना है कि दुनिया की सियासत भी बदलने जा रही है और दुनिया में इंटरनेशनली अब 4 नवंबर के बाद, अमेरिकन इलेक्शन के बाद सूरत हाल और मजीद वाज़ेह होगी कि दुनिया किस समझ जाती है। जिस तरह चीन और अमेरिकन आमने सामने हैं, हमने चीन के साथ खड़े होना है, हमने चीन का साथ देना है। और जिस तरह हमने तब्दीलियां की हैं, आज हमारी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं रूस में, जिस तरह हमने एक नई सूरत हाल की तजहीद की है, उसमें सारे मसलों की तरफ देखकर फैसला करना होगा। बहुत शुक्रिया शेख। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अवामी मुस्लिम लीग पार्टी के सरबराह भी हैं, हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। शेख साहब उस मीटिंग में शामिल थे जहां पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने तमाम सियासतदानों को और तबका फ़िक्र को ब्रीफ किया। क्विक कमेंट ब्रेक से पहले मैं जनरल एजाज ऐवान साहब का भी ले लूँ। जनरल साहब, ये जो खदशा है बहुत से जहनों में पाया जाता है, कश्मीरियों के ज़हनों में पाया जाता है कि प्रोविजनल स्टेटस देने से दर हकीकत बैन-अल-अक़वामी तौर पर हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है और हिंदुस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने मनसूबाबंदी की है, इंटीग्रेशन की है, यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की हैं, हम भी अब उसी तरह से कर रहे हैं और फ़र्क कोई रहा नहीं है। जनरल साहब, वेरी क्विक कॉमेंट। मोहित, थैंक यू। टाइम आपके पास कम है। पहली बात यह है कि यूएन रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं, लेकिन इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कंडीशन है उसको देखना इसलिए जरूरी है कि न वो आजाद कश्मीर पार्लियामेंट का हिस्सा है, न उनकी हुकूमत का हिस्सा है,
न उनका पाकिस्तान पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, न सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कौन लोग हैं? उनको शनाख्त देना और उनके लिए डेवलपमेंट करना उस एरिया में, और उनकी जो दादरसी करना है, उनकी जो हालत है उसको मुआशी तौर पे बेहतर बनाना, सोशली बेहतर बनाना, एक प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत करना जरूरी है, किया जा सकता है। लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक प्लेबिसिट होगा और दोनों तरफ जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, अब जो बात तारीखी एतबार से है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो डॉक्टर खट्टर बंगश साहब बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान एक मकबूजा इलाका था, वो मलकियत नहीं थी महाराजा की। तो मकबूजा इलाके को नथी कर देना, स्टेटस कर देना, उसको जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी उनका मातहत कर देना, ये किसी को प्रोरोगेटिव इसका नहीं है। लेकिन जब तक ये यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर मौजूद है, पीस मील सोल्यूशन पूरे कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा प्रोविजनल अरेंजमेंट तो किया जा सकता है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है विद दिस कंडीशन कि इसका फाइनल हल और सेटलमेंट उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक पूरे इलाके में प्लेबिसिट होगा और लोग अपनी राह का इंतखाब खुद करेंगे। जल साहब मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले मैं सबअप कर दूं कि मसला खासा पेचीदा जो है वो लगता है, और सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोविंस कहे बगैर, प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस दिए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिप्रेजेंटेशन और माली जो उनके मसाइल, क्योंकि लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों को अस्पताल चाहिए, डिस्पेंसरीज चाहिए, स्कूल्स चाहिए, उनको रेडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस चाहिए, उनको एक्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उनको कागज़ पे लिखे हुए सिर्फ कवानीन जो हैं या हकूक़ ऐसे लिखे हों, दुनिया भर के कवानीन में लिखे जाते हैं, आइनों में लिखे जाते हैं, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होते नहीं हैं। वो तो हिंदुस्तान के आइन में भी बड़े चीज़ें लिखी हुई हैं मुसलमानों के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन उनको मिली कभी नहीं है। तो क्या इसका हल हो सकता है? इस पर मज़ीद बात करते हैं सरदार साहब से भी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, बात यहाँ पे ख़त्म हुई कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल्स, उनकी जो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, एहसास महरूमियत है, उनके जो हकूक़ हैं, रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है और उनके जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं, उनका कोई हल निकल सके बग़ैर एक प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस के? यहीं से बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सरदार अतीक साहब, जो याकूब खान बंगश साहब ने कहा कि गिलगित वजारत और गिलगित एजेंसी में फ़र्क है और ये दर हकीकत या इलाके जम्मू एंड कश्मीर की रियासत का महाराजा की अमलदारी में थे ही नहीं, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ये भी मैं गुजारिश करता हूँ और एक जुमले में भी ये बात गुजारिश करूँ कि अभी कहा गया, शेख साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे यहाँ। अगर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद भी न भी होते तो वो रियासत से बाहर की जमात के नुमाइंदे हैं, उनका लीडर यहाँ मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। हम रियासत के लोगों की बात करते हैं जिनको कि कायदे आज़म का मैंडेट हासिल है और वो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जिसने कि मायदा आज़ाद कश्मीर आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं? जी नहीं, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। जबकि पाकिस्तान की छोटी-छोटी जमातें, APHC का नुमाइंदा होना चाहिए था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा होना चाहिए था। लेकिन ये जो बात आप फरमा रहे हैं मैं उसके ज़िम्मे में गुजारिश कर रहा हूँ। ये आपने एक अच्छा पॉइंट किया है कि पाकिस्तान की छोटी छोटी जमातों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, क्योंकि अगर आप जमात इस्लामी को देखें तो उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है? कोई रिप्रेजेंटेशन खास नहीं है पाकिस्तान की असेंबली में, ना ही शेख साहब के पास एक पार्टी है सिर्फ, ठीक है, एक ही मेंबर है। तो आज़ाद कश्मीर की जो प्रिंसिपल पार्टीज हैं वो सबको होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात सही नहीं है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एसेंशियली यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट्स में भी जिन दो का जिक्र है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो ये बैन अवी तौर पर रिकग्नाइज जो पोजीशन है। अच्छा, आप जो बात जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर याकूब बंगश ने जो जी डॉक्टर बंगश साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़ी उसमें इंफॉर्मेशन है। मैं ये गुजारिश करूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके थे ये प्रिंसिपलिटीज़ थी, राजवाड़े थे, छोटे छोटे राजवाड़े, अशकोप, गोपस, यासीन, हुंजा, नगर, फलां गिलगित वगैरह। ये इन इलाकों में किसी इलाके से वो महाराजा हरि सिंह एक दुम्बा लेता था, दुम्बा अपनी अमलदारी कायम रखने के लिए। अच्छा, ठीक। कहीं से एक शाल लेता था, कहीं से आलू बहारे और खुबानी मंगवाता था, लेकिन साल में आपको उसका वाजगुजार होना
और उसका मज़ारे होना जैसे होता है उस तरह। और अगर ये लीज आप पढ़ें जो अंग्रेज़ के साथ उसने की है, उसने अंग्रेज़ को ये हालांकि लीज पे दिए हुए थे। जी लीज पे दिए हुए थे, और गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित रिवर के लेफ्ट बैंक पे उसने कहा कि यहाँ 2-4 फौजी जो हैं बावर्दी, वो अंग्रेज़ के वाक के लिए भी नहीं जा सकते, और अंग्रेज़ का झंडा साल में कभी सरगू होगा, लेकिन महाराजा हरि सिंह का झंडा, रियासत का झंडा 365 दिन लहराता रहेगा। ये अभी चंद साल पहले ये डॉक्टर साहब से, डॉक्टर याकूब खान बंगश, ये तो आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, सरदार अतीक साहब का, कि बुनियादी तौर पर जम्मू एंड कश्मीर की रियासत ही का हिस्सा थे, और किसी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल कंसिडरेशन में ब्रिटिश क्राउन को या पॉलिटिकल ऑफिस को ये लीज पे दिए गए थे, गालिबन सोवियत यूनियन का या रशिया का खतरा समझ के दिए गए थे। इस पे क्या आपका रद्द अमल? जी डॉक्टर साहब, इसके अंदर मामला ये था कि जो गिलगित वजारत थी वो 1935 में अंग्रेज हुकूमत ने लीज पे ली, मगर इसके अलावा जो बाकी इलाके थे, चास्का, कोगजर, इस्तुमन, पुनियाल और बाकी जो से वो ट्राइबल एरियाज थे, और जो हुंजा और नगर थे वो रियासतें थी, और वो फुल फ्लेज रियासतें थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इनको रिकग्नाइज करती थी। अच्छा। उसका एरिया जो था वो लीज से लिया गया 1935 में। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो फॉर्मर वज़ीर आज़म ने ये भी जिक्र किया कि महाराजा हरि सिंह का झंडा लहराता था। महाराजा हरि सिंह का झंडा सिर्फ शहर में लहराता था, वो चिलास में भी नहीं लहराता था, हुंसा नगर में भी नहीं लहराता था, ये जो सारी ट्राइबल एरियाज है इनमें भी नहीं लहराता था। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि उसी तरह की ट्राइबल एरियाज है कि जिस तरह के हमारे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, उनके साथ भी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एग्रीमेंट हुई थी, तो वो पाकिस्तान में जम हुए हैं ना। तो ये इस तरह के ट्राइबल एरियाज थे, वो एक ना किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इलाके में शामिल थे, ना वो कश्मीर गवर्नमेंट के इलाके में शामिल थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इन एरियाज को क्लेम जरूर किया था। जिस तरह से फॉर्मर वज़ीर आज़म आपने कहा कि कश्मीर के ख्याल में ये उनका हिस्सा थे, कश्मीर के ख्याल में तो गिलगित चित्राल भी उनका हिस्सा था। पंडित नेहरू ने तो चित्राल भी एक क्लेम किया हुआ था, मगर ये तो सारी एक बकवासी थी, ये सारे इन एरियाज में नहीं थे। और जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट को ऑफिशियली अंग्रेज हुकूमत ने जून 1941 में एक मुरासला भेजा था, जिसमें ये क्लियरली जाहिर किया था कि सिर्फ गिलगित, जो छोटा सा गिलगित सब डिवीजन है, उसके ऊपर कश्मीर की हुक्मरानी है और कश्मीर की रिकग्निशन है कि वो रियासत हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग। जल साहब क्विकली, इससे पहले कि मैं सरदार साहब की तरफ जाऊं, जल साहब, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, इसके लिए प्रोविंस का स्टेटस देने की बात तो नहीं, ये तो स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक चीज़ें हैं। आप फाटा को केपी में इंटीग्रेट करें न करें, आप वहाँ बेहतर सड़कें दे सकते हैं, अस्पताल दे सकते हैं, डिस्पेंसरी दे सकते हैं, डॉक्टर और नर्सें दे सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के स्कूल दे सकते हैं, वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। मुझे खतरा यह है कि कहीं हमारे इस मैयर से हिंदुस्तान ये आर्गुमेंट ना बिल्डअप करे कि जिस तरह से उन्होंने बतदरीज किया है। जल साहब तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन शाह महमूद साहब ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतने अहम इशू पे ज्वाइन किया है। फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जहनों में खदशात ये हैं, और आपसे ज़्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता, कि हमारे किसी मैयर से हिंदुस्तान और उसकी इंटेलिजेंसिया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या मतलब निकालेगी हमारे किसी स्टेप से। वो कहेंगे कि हमने जस्टिफाई कर दिया उनके मैयर को। इस पर आपका क्या रद्द अमल? नहीं, कौन से मैयर को जस्टिफाई कर दिया हमने? देखिए ना, जब हिंदुस्तान यूनियन टेरिटरीज बनाता है वो उसके स्टेटस को चेंज। शाह साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियां की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहाँ पर प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने भी वही किया, फर्क क्या रह गया? जी, मैं अर्ज करता हूँ पिज़ा साहब, उसमें फर्क ये है कि हमने एक प्रोविजनल स्टेटस देने की हमने एक उस पर हमारी मशावरत जारी है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि एक तो लोगों का ये दरीना मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि उनका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। न तो हमारे इल्म में ये भी है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उस इलाके में सब नेशनलिज्म को हवा दे रही हैं, और वहाँ जानते हुए उस खित्ते की, उस इलाके की अहमियत को जानते हुए, क्योंकि सीपैक के साथ भी उसकी कितनी जो अहमियत है, आबादियत है, तो वहाँ वो मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
हमने इस पर एक मशावरत की है और इस पे हम जो भी फैसला करेंगे उसमें बुनियादी जो हमारा असूल है कि हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसको आँच ना आए। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उनसे भी मशावरत कर रहे हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को सामने रखना है। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी तो उन्होंने सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने सामने रखा है। जो माजी में जो 2009 में जो कुछ इक़दाम किए गए थे उनको भी सामने रखा है और इस पूरे तनाजुर को सामने रखते हुए अपने असूल को पर कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कहा कि इसका भी हम सवारा मशावरत करके हल निकालेंगे। सो अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं लास्ट क्वेश्चन, हुआ नहीं है, अभी ये होना है, अभी ये मशावरत का प्रोसेस जारी है, कंसल्टेशन जारी है? जी, मशावरत का प्रोसेस जारी है, ऑब्वियसली मशावरत का प्रोसेस जारी है। देखिए, अगर हम सिर्फ सियासत करना चाहते तो हम कहते कि जनाब वहाँ लोगों की बड़ी डिमांड है, इलेक्शंस की आमद है, तो इमरान खान साहब एक ऐलान कर दें और उससे हमें बहुत से ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएं, में हमें वहाँ बरतरी मिल सकती है। लेकिन हम इलेक्शंस को सामने रखते हुए नहीं, लोगों की जरूरियात को सामने रखते हुए और नेशनल कंसेंसस और जो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन है उन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए हमने कोई कदम उठाना है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो मीटिंग्स में शामिल थे, इसे सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया, हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब का। मैं क्विकली जनरल साहब का कमेंट इस पर कंप्लीट कर लूँ। जनरल साहब, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पैदा कर पाएंगे और हम हिंदुस्तान को इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं देंगे कि वो फ़ायदा उठा सकें? मुझे देखें, कंसेंसस में तो कोई डाउट नहीं है, हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ये जो आपके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो 2 दफ़ा सरदार साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं और एक कश्मीर बेस्ड पार्टी है, आज़ाद कश्मीर बेस्ड पार्टी है, वो किसी पाकिस्तानी पार्टी का पॉलिटिकल विंग नहीं है। तो इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना और इनके व्यूज़ लेना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह जो कश्मीर के लोग हैं, इनका तो हमेशा सरदार अब्दुल कयूम साहब का तो नारा था और जिसका भी इन्होंने 19 जुलाई 1947 का जिक्र किया है। बात यह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो इनका नारा है और ये हमेशा से इसी बात के दाई रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो भी बंगिश साहब कह रहे हैं, अब इसको वे फॉरवर्ड क्या है? एक तो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन जिसमें सरदार कयूम साहब की पार्टी का होना भी इंतहाई जरूरी है, इसको होना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम मावराए यूएन रेजोल्यूशन कोई हल काबिल कबूल न है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसको हमने हर सूरत में न होने देना है, न गवर्नमेंट करने जा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कोई पीस मील सोल्यूशन करने नहीं जा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और उन लोगों के तक पहुंचना भी जरूरी है, वसाइल का और उनकी हालत को बेहतर मुआशी तौर पे होना भी जरूरी है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? मेरे समझ में एक मामला ये भी हो सकता है कि हम यूनाइटेड नेशन को अप्रोच करें और उनको कहें कि हम पार्शियल प्लेबिसिट कराना चाहते हैं अंडर यूएन सुपरविजन, और पाकिस्तान आर्मी को यकसर एक तरफ कर दिया जाए और यहां यूएन की निगरानी में एक प्लेबिसिट करवा दिया जाए कि ये लोग क्या फैसला करते हैं अपने हक में, यानी पार्शियल हक के रायदही कराया जाए और वो यूएन रेजोल्यूशन के तहत, यूनाइटेड नेशन सुपरविजन के तहत कराया जाए। और जो आप बार बार कह रहे हैं 370 एंड 35A, जिस तरीके से इंडिया ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को एरिया में कब्जे में ले लिया है, उस चीज को हम किसी भी तरीके से गैर शऊरी तौर पे कहीं सपोर्ट न कर दें और उसूली मौकफ को नुकसान न पहुंचाएं, ये बड़ा जरूरी है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका हतमी हल तलाश कर सकेंगे। मुझे ब्रेक लेने दें।
जनरल साहब, जनरल एजाज ऐवान ने बहुत ही मुनासिब बात की है। उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा है, उसे मैं सरदार साहब से डिस्कस करता हूं एक ब्रेक के बाद। और इस हिस्से में आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और उन्होंने हुकूमत के मौक़िफ़ को हमारे सामने रखा और उन्होंने कहा कि कोई फैसला इस हवाले से नहीं हुआ, एक ब्रॉड बेस कंसेंसस जो है उसका आगाज़ किया। और हम समझते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कश्मीर की वो पार्टीज़ जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के धड़े नहीं हैं, उनके विंग नहीं है, वो भी इस प्रोसेस में शामिल होंगी। उनका इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन 2-3 इश्यूज़ रखता हूँ, 10 मिनट हमारे पास है, 8 या 9 मिनट में। एक तो ये कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया और इस्टेब्लिशमेंट स्पिन मास्टर है, हर जायज़ नाजायज़ इशू को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू अ रेशो 1:100। अगर पाकिस्तान में एक आदमी कोई आर्गूमेंट कर सकता है अंग्रेजी में, तो हिंदुस्तान में 100 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करने की हकीकत की सलाहियत जो है वो रखते हैं। एक तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के पास कि जो भी करने चले हैं उसकी PR एक्सरसाइज क्या होगी, उसे सेल कैसे करना है, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। तो एक तो ये इशू है। और दूसरा इशू सरदार साहब, मैं सरदार साहब से शुरू करता हूँ। सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस भेजे हैं इस हवाले से। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं है। फाइनेंशियल इशू हो, पानी का इशू हो, बिजली का इशू हो, एग्रीकल्चर वाटर का इशू हो, मुख्तलिफ इशूज़ हो। मीरपुर और कोटली के दरमियान मंगला डैम के ऊपर एक पुल है जिसका PC1 मंजूर हुआ है। वो पुल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो देख ही नहीं रहे उसका क्या करना है। अच्छा, एक टेट्रा M प्रोजेक्ट सड़क का PC1 बनना पड़ा हुआ है, वो अप्रूव नहीं हो पा रहा, जिसने मंगला, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा को कनेक्ट करना है। आज़ाद कश्मीर का चीफ जस्टिस जो है वो कई महीनों से काम कर रहा है, उसको इंटरिम सीनियर मोस्ट जज एज पर लॉ बन गए हैं, उसको आज़ाद कश्मीर काउंसिल लेके बैठी है। और आज़ाद कश्मीर काउंसिल के खिलाफ तो बेतहाशा फीलिंग पाई जाती है, खास करके 13th अमेंडमेंट के बाद। इन सब चीज़ों का क्या होगा? इसका बड़ा आसान इलाज है। ये 13th अमेंडमेंट जो है ये रात 12 बजे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आखिरी रात जाते जाते की। अच्छा, आखिर में की, लास्ट नाइट, बिल्कुल एट द 11th आवर। तो ये जो 2018 में इलेक्शन से पहले, जी ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब का आखिरी दिन था, हाँ, उस दिन आखिरी रात को ये तरमीम हुई है। मकसद क्या था फिर? मकसद तो इसका यह था कि बहुत अफरा तफरी हंगामा आराई में हुई है, और इसको अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े तो सारा प्रोसेस ही ऐसा है जो इसलाह तलब है। तो इसलिए जब तक 14वीं तरमीम नहीं होगी, 14th अमेंडमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक इन बातों की इसलाह नहीं हो सकती। उसमें फाइनेंशियल पावर 14th अमेंडमेंट होनी चाहिए जी, 13th अमेंडमेंट को फिक्स करने के लिए जी, उसमें जो बातें काबिल इसलाह है वो ठीक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कश्मीर काउंसिल का वो बहाल होना चाहिए। ठीक है। पहले हवाले से मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की एक अखलाकी बरतरी उसको हासिल है हिंदुस्तान के मुकाबले में। आपने भी बात की, जनरल एजाज ऐवान साहब ने और मखदूम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस बात का को यकीनी बनाया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जज्बात और एहसासात, हम उनके साथ हैं, दिल से उनके मसाइल हल हों। लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी कोई पोजीशन कमज़ोर ना हो। मसला कश्मीर के हाल के हवाले से इसका मतलब है कि हमें एक लैंग्वेज चाहिए खास किस्म की। जी, लैंग्वेज भी चाहिए, अरेंजमेंट भी चाहिए, और फिर ये डिप्लोमेटिक सारा मैन्यूवर चाहिए कि आप दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि आप वो काम नहीं कर रहे जिससे मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचे। मुझे बताएं इससे पहले, देखें आज़ाद कश्मीर के कानून में शायद उतनी खूबसूरत चीज़ें ना लिखी हों जितनी हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर के आइन में नेहरू ने और सब लोगों ने डाली हुई थी, बड़े खूबसूरत जुमले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा इंटीग्रेटेड रहे हैं। उन्होंने पुल क्रॉस किया, मीरपुर से मंगला आ गए, सारी जायदाद इस्लामाबाद में खरीदी, आधा ब्लू एरिया 70s में उन्होंने ख़रीद लिया, घर बनाए, कोठियाँ बनाई, किसी ने आज तक उनको पूछा नहीं, उनको कोई खौफ नहीं है। देर इमोशनली, कल्चरली एंड साइकोलॉजिकली इंटीग्रेटेड। नहीं, ये बात जो जनरल एजाज ऐवान साहब ने कही, रियासत जम्मू और कश्मीर का कोई ताल्लुक ही हिंदुस्तान के साथ नहीं है। सारे फितरी रास्ते, पानी, टूरिज्म, आदात, कल्चर, हत्ता के दरियाओं का रुख, पहाड़ों का रुख आप देखें इंटरनेट पे जाके, वो सब पाकिस्तान की तरफ है। जम्मू से आप 26 किलोमीटर है, सुबह नाश्ता करके आए, सियालकोट में बिजनेस करें, शाम को बच्चों के साथ जाके। और तारीखी तौर पे यही था, सैकड़ों हजार तारीखी, जोग्राफियाई, फितरी एतबार से रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरा आर्गुमेंट यह है कि कानून में लिखने से आपको हकूक नहीं मिलते। हकूक जो है उसका ताल्लुक कल्चर से है, उसका ताल्लुक तारीख के साथ है, उसका ताल्लुक जज्बातियात से है, मजहब से है, तमाम चीज़ों से। तो आज़ाद सकाफत से है। क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है कि हम ये कानून साजी के बजाय गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दें? जी, आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दे दें, सदर वज़ीर आज़म दे दें। ये जो आज़ाद कश्मीर का सेटअप है, ये ओरिजिनल एक्चुअल मॉडल है महाराजा हरि सिंह की हुकूमत का, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर थी। देखिए, 3 बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़, ये रियासत जम्मू कश्मीर और कलात, 3 बड़ी रियासतें थी 562 रियासतों में। इसके अंदर जो मॉडल था, कश्मीर, हैदराबाद के बाद कलात बड़ी रियासत थी। जी, बड़ी रियासत थी। तो ये जो हमारा मॉडल है आज़ाद कश्मीर का,
ये ओरिजिनल मॉडल है जो रियासत जम्मू और कश्मीर का 13 अगस्त 1947 तक मौजूद था। इसको आप दे दें, फ़र्ज़ करें को प्रोविजनल स्टेटस देना भी है पीरार साहब, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की राय का एहतराम करते हैं, हाँ। उनके मसाइल के हल में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन ये बात जिस तरह जनरल साहब ने कही है और मखदूम साहब ने कही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को उनकी सेफगार्ड करनी यकीनी है, तहरीक आज़ादी में हमारे जो तकाजे हैं, इस्तेमाल राय में जो हमारे हुकूक हैं, कल आलमी बरादरी कहेगी पाकिस्तान के शहरी हैं, पंजाबियों की तरह वोट नहीं दे सकते, फिर क्या बनेगा? अच्छा डॉक्टर याकूब खान बगच, आप पाकिस्तान के उन रेयर इंटेलेक्चुअल सोल्जर्स में हैं जो नैरेटिव शेपिंग की फ्रंट पे ऑपरेट करते हैं। ऑक्सफोर्ड से आपने पीएचडी किया, आप किताबें लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपकी दिलचस्पी का ये आलम है कि आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं और आपसे बेहतर कोई इसको नहीं समझता कि टू एवरी वन पाकिस्तानी देयर आर 100 इफ नॉट मोर इंडियंस जो स्पिन कर सकते हैं। उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनकी एजेंसीज, उनकी हुकूमत, उनका मीडिया उनको दुनिया में सबसे बेहतर, अमेरिका के बाद ही शायद कोई ऐसी जगह होगी जो चीजों से ऐसे करके खेलते हैं। हम जो भी करेंगे वो उससे खेलेंगे, हमें क्या एहतियात करनी है कि वो यहां पे फायदा ना उठाएं? जी मोहित साहब, मेरे ख्याल में हमारे नजदीक जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है वो यही है कि इसका पीआर फॉलोआउट क्या होगा। आपको पता है कि दुनिया की सारी जो बड़ी पीआर कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके हेड्स इंडियंस हैं, तो उनके लिए इंडिया में ये स्पिन करना और इंडिया से बाहर ये स्पिन करना बहुत आसान होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में मैं गिलगित बल्तिस्तान में आया हुआ हूँ, यहाँ तो फुल 100% अग्रीमेंट है कि ये पाकिस्तानी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें कोई इशू नहीं है और ये मेरे ख्याल में सारे लोग अग्री करेंगे कि हमें इनको पाकिस्तानी बनना चाहिए। मगर क्या ये हम पीआर बैटल दुनिया में जीत सकेंगे? आप देखें जो इंडिया ने पिछले साल का 2019 में जो उन्होंने कश्मीर स्पेशल स्टेटस खत्म किया, उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया, तो उन्होंने अपनी साइड से कश्मीर का फाइनल सोल्यूशन कर लिया है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना अपने लिहाज से। तो अगर हम इसको बगैर एक रोबस्ट पीआर प्लान के बगैर हम इसको प्रोविजनल स्टेटस दें, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे हम एक पार्शियल प्लेबिसाइड करा लें या कोई और भी हम यहाँ प्लान करें, तो इंडिया इसको बहुत जल्दी इमीडिएटली स्पिन करेगा कि जी देखें पाकिस्तान ने भी फाइनल सोल्यूशन कर लिया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। सो मेरे ख्याल में ये प्रोविजनल स्टेटस के कॉन्वर्सेशन से पहले हमें सबसे पहले अपनी जो पीआर है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सबसे ज्यादा इशू है राइट्स के बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में, तो राइट्स और डेवलपमेंट अगर आप देंगे तो शायद ये इतना अहम भी हो इसको फुल प्रोविंशियल स्टेटस अभी दिया जाए, शायद हम ठहर के दें, मगर सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में अभी जरूरी है ताकि यहाँ देखिए अब ये बात ये चल पड़ी है तो यहाँ भी लोग इसके खिलाफ ना उठ खड़े हों, यहाँ भी कोई इश्यूज ना हो, गड़बड़ ना हो। आपको पता है इंडिया बहुत कोशिश करेगा कि अगर ये प्रोविजनल स्टेटस की बात अगर खत्म कर दी गई तो इंडिया इसका भी फायदा उठाना चाहेगा। तो हमें मेरे ख्याल में एक डीप कंसल्टेशन करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल पीआर एफर्ट करना चाहिए कि जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, क्यों है और कैसे करना है। जल साहब, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान गुज़श्ता कम से कम 10-12 साल से बड़ी मेहनत कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट पैदा करे, ठीक है? इस प्रोविजनल स्टेटस के मुतालबे के पीछे भी इंडिया की एक लॉबिंग और एक इंटेलिजेंस की और एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भुला फिसला के धक्का मार के एक पॉलिटिकल मूवमेंट करवा के हमें एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं? बिकॉज मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है और हम बच्चे हैं उनके सामने। जल साहब, मुझे देखिए मैनिपुलेशन होती क्यों है। अब अगर वो, जैसे पहले मैंने इब्तदाई तौर पे कहा था कि अगर वो कश्मीर असेंबली का हिस्सा नहीं है, कश्मीर का पार्ट नहीं है और पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं है, न पाकिस्तान पार्लियामेंट में उनकी कोई जगह है, न आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट में जगह है, न हमारे सेनेट में जगह है और न आपने उनको अलग कोई शनाख्त दी हुई है, तो उनकी जब तक कोई ऐसा प्रोविजनल अरेंजमेंट नहीं होगा जहां वो अपनी राय का इजहार कर सकें, अपने हकूक की बात कर सकें, अपनी जो फाइनेंसेस हैं उनकी कोई बात कर सकें, अगर उन्होंने डिपेंडेंट ही रहना है तो वो कश्मीर का हिस्सा क्यों बनेंगे, वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कश्मीर तो एक हल तलब मामला है ही, उनका तारीखी स्टैंड ये है। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। सही कह रहे हैं सब लोगों को आपने सुना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को सुना, शेख रशीद साहब को सुना, पार्टिसिपेंट्स को सुना, आज़ाद कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद स्टूडियोज में मौजूद थे। इस तमाम बहस का फैसला, इस पे थिंकिंग जो है वो आपकी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।